आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक होम्योपैथी के एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेहरू मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज, डिफेंस कॉलोनी। ये कॉलेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है। चलिए बात करते हैं इनसे आज के कोविड के परिवेश के अंदर होम्योपैथी का क्या योगदान है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी से। डॉक्टर साहब, आज के परिवेश के अंदर जहां कोविड महामारी के से पूरी दुनिया त्रस्त है और होम्योपैथिक के अंदर एक दवाई काम कर रही है, आर्सेनिक एल्बम। तो प्लीज़ हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आर्सेनिक एल्बम जो है मेडिसिन होम्योपैथी की, ये किस तरीके से काम करती है और इसका किस तरीके से लोग बेनिफिट लेते हैं। आर्सेनिक एल्बम हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो है जारी की गई बहुत अच्छी एक मेडिसिन है और इसमें होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में किसी भी मेडिसिन को बहुत ही ध्यान से चुना जाता है और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इम्यूनिटी बूस्टर का अर्थ ये होता है कि ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता इस प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से। तो इसलिए आर्सेनिक एल्बम का जो चुनाव किया गया वो इसी चीज़ के मद्देनज़र किया गया, क्योंकि जो भी लक्षण थे कोरोना के वो इसको काफ़ी हद तक कवर कर रही थी। तो इसलिए आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रिवेंटिव और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर इसको चुना गया। हालांकि इसको बाद में इम्यूनिटी बूस्टर ही करार किया गया, प्रिवेंटिव के लिए जो है उसको रिकमेंड नहीं किया गया बाद में, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये काफ़ी अच्छी कारगर साबित हुई है और रिसर्चेज वगैरह भी इसके ऊपर चल रही हैं ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कितने लोगों को आर्सेनिक एल्बम वितरित की गई और कितनों को कोरोना नहीं हुआ या कितनों को कोरोना के लक्षण जो है वो बहुत कम इंटेंसिटी में आए। तो इसलिए इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष है वो रिसर्च इस चीज़ों पे कर रहा है। सर, ये आर्सेनिक एल्बम को सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक दे के नहीं निकाला गया है, ये बेसिकली एक पूरे प्रोसेस से इसको निकाला गया है। जो जनरली इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं उनको इन टोटलिटी करके बड़े बड़े विद्वानों ने इसको निकाला है, तब जाके मेडिसिन का चुनाव किया गया। इसका वितरण जो है वो इसलिए किया गया कि कोरोना से बचाव हो और रिसर्चेज इसके ऊपर हमारे यहाँ चल रही हैं। रिसर्च स्टडीज़ में कई जगह ये देखा गया है कि इसने काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। जैसे अपने भोपाल में भी हमारे यहाँ कुछ पेपर्स आए, उसमें ये बताया गया कि वहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है उस जहाँ पे वितरित की गई वहाँ पे कोरोना कम हुआ लोगों को। इसी तरीके से कई अन्य प्रदेशों में भी, केरला में भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो इसलिए ये देखा गया कि इसके वितरण के बाद से लोगों को इसका इफेक्ट कम हुआ। डॉक्टर साहब, कितना भरोसा ये दवाई जीत पाई है लोगों का? आपने तो लोगों को कंसल्ट किया है, उनको एसोसिएट किया है, उनको टीच किया है, तो लोगों का कितना भरोसा इस दवाई के ऊपर है? इस दवाई के ऊपर लोगों का काफ़ी भरोसा है और मेरे पास काफ़ी तादाद में लोगों की कंसल्टेंसी आई कि कौन सी मेडिसिन लें। कई लोग बड़े चिंतित थे कि इसको किस तरीके से हम लें। तो एक तो आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जो जारी की थी उसमें भी इसको लेने का तरीका बताया था, प्लस हमने भी बताया कि इसको आप आराम से ले सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है और ये अच्छे तरीके से रिसर्च तरीके से इसको प्रूव करके तब इसको निकाला गया है। तो इसलिए आप इसको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद किस किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों की शिकायतें रही हैं उनको कि कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। जैसे लोगों के कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, वीकनेस की प्रॉब्लम्स आई हैं, सांस लेने में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ एंगल रहेगा? हाँ, ये आप बिल्कुल सही विषय को आपने चुना है, क्योंकि कोरोना के बाद जो है बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया कंसल्टेंसी के लिए और कई पेशेंट्स जो है मुझे मिले भी जिन्होंने ये बोला कि कोरोना के बाद जो है कईयों को तो कोरोना के दौरान कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना के बाद ही असर हुआ। किसी का लिवर प्रोफाइल बदल गया, किसी का SGPT हाई हो गया, किसी को जो है वो सांस लेने में दिक्कत होने लगी, किसी को थोड़ा 2 कदम चला नहीं जा रहा। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हुई। उसमें होम्योपैथी में अलग अलग तरीके की दवाइयाँ हैं। जैसे कमजोरी है तो उसके लिए अविना सटाइवा बहुत अच्छा एक्शन करती है। इसके अलावा अगर सांस लेने में दिक्कत है तो आर्सेनिक के अलावा और भी कई मेडिसिन है जो सिम्टम के आधार पे दी जा सकती हैं। इसके अलावा लिवर प्रोफाइल के लिए चाइना है, चेलिडोनियम है, लेकिन जो भी मेडिसिन है वो बिना चिकित्सक के परामर्श के आप ना लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ। और पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत प्रॉब्लम आई तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्शन है होम्योपैथिक मेडिसिन का, जिसमें हमने ये रिजल्ट देखा कि पोस्ट कोविड हेयर फॉल में जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके बाद उसमें काफ़ी कमी आ रही है हेयर फॉल में।
तो ये भी एक लक्षण एक डेवलप हुआ है। कुछ पेशेंट्स में जो है सेक्सुअल कंप्लेंट्स की भी प्रॉब्लम आई, तो उसको भी हम लोगों ने उसका भी निराकरण किया। तो इस वजह से, और मेंटली तो आप ये समझो कि पेशेंट के पास वैसे ही कोई देखने नहीं जा रहा अटेंडेंट, तो मेंटली तो वैसे ही त्रस्त हो जाता था। तो अचानक एंग्जाइटी हो जाना, रात को जग के उठ जाना, नींद ना आना, ये सारी समस्याएं डेवलप होने लगी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि 14 दिन तक 17 दिन तक उनको अकेले कमरे में रहना है। हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग करना है। तो उसके बाद उनकी आदत, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से रात को घबराहट होती थी, एंग्जाइटी होती थी। तो वो सारी चीज़ें ये निकल के आई। तो हमने काफ़ी इस पर काम किया और पेशेंट्स को मेडिसिन दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स में भी एंग्जाइटी काफ़ी देखी गई पोस्ट कोविड सिम्टम्स, या कोरोना काल के दौरान भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अपनी स्टडी करनी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी चिंता है कि एग्ज़ाम कब होंगे या हमारे कैरियर का क्या होगा। इससे बड़े एंग्शियस हो जाते थे स्टूडेंट्स, चाहे उनको कोरोना हो या ना हो। कोरोना अगर है तो अलग एंग्जाइटी है, और कोरोना पीरियड के दौरान की एंग्जाइटी अलग है। तो दोनों की अलग अलग मेडिसिन हैं, उसके हिसाब से हमने उसको देने में मदद की। तो ये कोरोना कई चीज़ों को ने हमारे, जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई आपदा को अवसर बनाओ, इस तरीके से बहुत ऐसी नई नई चीज़ों को लेके आया जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। कि तो डॉक्टर साहब, जैसे पेशेंट अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेना शुरू करता है तो कितने समय के अंदर वो स्टेबल हो जाता है होम्योपैथी के अंदर? हाँ जी, ये डिपेंड करता है डिजीज़ क्या है उसको। अगर 2 श्रेणी में जो है रोग आते हैं, एक एक्यूट डिजीज़ श्रेणी है, एक क्रॉनिक डिजीज़ की श्रेणी है। एक्यूट डिजीज़ में जैसे सर्दी जुकाम है, इस तरीके की जो है ये 2 या 3 दिन के अंदर ही जो है ट्रीट हो जाते हैं। जो क्रॉनिक डिजीज़ है ऑब्वियसली बहुत पुरानी चली आ रही है, जैसे स्किन डिजीज़ है, या जैसे वार्ड्स हैं, या और कोई पुराना रोग है, तो उस केस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मिथ है होम्योपैथी में कि होम्योपैथी जो है वो धीमे धीमे एक्शन करती है। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी का एक्शन भी डिजीज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो साहब, हमने देखा है कि वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है, देश में डर भी है, लोगों में थोड़ा खौफ भी है, और कहीं से कुछ बुरी खबरें भी आई हैं। हॉस्पिटल के ही वार्ड बॉय की मृत्यु तक हो गई है। तो आमतौर पर ये जो मिथ्स बने हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा कहना ये है कि वैक्सीन लेने के दौरान जब वैक्सीनेटेड किसी को मैसेज पहुंच रहा है कि उसको वैक्सीन लेना है, तो उसकी प्री हिस्ट्री क्या रही है, इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग रहा हो या लगने वाला हो, उसकी कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही हो, या हो सकता है उसके हार्ट अटैक का प्रोसेस 24 आवर पहले शुरू हो चुका हो। बट क्या कोइंसिडेंटली हुआ कि वैक्सीन लगी और उसकी डेथ हुई, तो वी आर रिलेटिंग दैट कि ये वैक्सीन से डेथ हो रही है। तो ये जो है, ये अभी इस पर रिसर्च चल रही है। और एक बात और है कि जिन केसेस को आपने गिनाया है उसके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा कि इज इट रिलेटेड टू वैक्सीनेशन और नॉट। तो बिना किसी साइंटिफिक दावे कि ये कहना कि वैक्सीनेशन से ही हो रही है, ये गलत होगा। ये भी हो सकता है कि कोइंसिडेंटली कोई डिजीज उसके अंदर डेवलप हो और वो ट्रिगर हो गई हो वैक्सीन से। ये हम अभी भी दावे से नहीं कह सकते जब तक कि साइंटिफिकली प्रूव ना हो जाए। ये भी हो सकता है कि कोई उसी समय कोइंसिडेंटली उसको हार्ट अटैक आ गया जब वो ले रहा था या लेने के बाद। तो वी कैन नॉट रिलेट जब तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो। तो अभी एक दावे से हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि आप वैक्सीन आपको दुष्प्रभाव डाल रही है, आप मत लो। यानी कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लोगों को अपने मन से डर निकालना होगा, और कोविड से जो जंग जारी है उसको कहीं ना कहीं एक मुकाम पे लाकर उससे जंग जीतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप खुद ही देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिन हैं, वो हमारे एलोपैथिक जो ब्रदर्स हैं, वो जब देते हैं कोई भी मेडिसिन, तो वो ये देते इस वजह से बोलते हैं कि इसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से वैक्सीनेशन के भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसकी सेंसिटिविटी पे। अगर पेशेंट सेंसिटिव है तो थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि हल्की सी ब्रेथलेसनेस हो, बट वो सेटल हो जाती है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है, जैसे 1-2 केस में उनको एडमिट करना पड़ा। बट इतनी विजिलेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया हमारे डॉक्टर्स ने, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि इतनी विजिलेंट। इससे ज़्यादा तो हम देखते हैं कि दूसरी ड्रग रिएक्शंस में एनाफाइलेक्टिक डेथ्स हो जाती हैं, बट डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं रह पाते। यहाँ तो पूरे प्रॉपर सेटअप से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से देखा जा रहा है और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डरने की बात है। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर एस के मिश्रा जी, और जैसा कि हमने पूरी बात की कि हमें अपने दिल से जो वैक्सीनेशन के बारे में जो एक डर का माहौल चल रहा है उसे कहीं ना कहीं निकालना होगा। और रही बात हेम्योपैथी की, हेम्योपैथी ने इस कोविड सेशन के दौरान, जो महामारी के दौरान, हेम्योपैथी का विश्वास लोगों पर बढ़ा है। और हो भी क्यों ना, जब हमारे साथ
डॉक्टर एस.के. मिश्रा जैसे एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट टीम दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।